सुबह का समय था। प्रिया रोज की तरह जल्दी उठ गई थी। घर की सफाई, पूजा और नाश्ता सब उसी के जिम्मे था। बाकी लोग अभी नींद में थे, लेकिन प्रिया ने पूरे घर को चमका दिया था। तभी आहट सुनाई देती है और प्रिया समझ जाती है कि उसके पति रमेश उठ गए हैं। तो वह फटाफट गैस पर चाय चढ़ा देती है। तभी कमरे से रमेश आवाज लगाता है, प्रिया, कहाँ हो? चाय चाहिए थी। जी, बस 2 मिनट, अभी लाई। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया जल्दी जल्दी कप में चाय डालती है और बिना देर किए रमेश के पास चाय लेकर पहुंचती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आज तो आपकी छुट्टी है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही सारा काम निपटा दूं। इसलिए चाय नाश्ता बनाने से पहले फटाफट पूरे घर की सफाई कर डाली, फिर नहा धोकर पूजा भी कर ली। अब देखिए घर कितना चमक रहा है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम मेरी चाय तो समय पर बना सकती थी। तुम्हें पता है ना, सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि मार्केट से क्या क्या लाना है। जी, आप जरा रुकिए, मैं अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या बनाना है। फिर पूरी लिस्ट आपको दे दूंगी। प्रिया सुधा जी के कमरे में पहुंचती है और अंदर कदम रखते ही आदर से उनको नमस्कार करती है और सादगी भरे विनम्र स्वर में बोलती है, माँ जी, मेहमान आज आ रहे हैं। नाश्ते और खाने में उन्हें क्या क्या देना है? वो मार्केट जा रहे हैं तो सारी चीजें मंगा लो। बहू, चिंता मत करो, नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट तो मैंने कल रात ही बना ली थी। ये लिस्ट तुम रमेश को दे देना। और हाँ, अब तुम अपना बाकी काम निपटा लो और रश्मि को तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर चली जाओ। उसे अच्छे से तैयार करवा के लाना। प्रिया ने तुरंत रमेश को पूरी लिस्ट थमाई और इसके बाद रश्मि को जगाने उसके कमरे में जाती है और वहां पहुंचते ही हल्की आवाज में कहती है, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे, जल्दी तैयार हो जाओ ताकि समय पर सब हो सके। भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं जानती हूँ दीदी, लेकिन ये हर लड़की को अपने जीवन में कभी न कभी सहना ही पड़ता है। चलो जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जाओ, हमें ब्यूटी पार्लर भी जाना है और आपको अच्छे से सजाना भी तो है। दोपहर के समय लड़के वाले आखिरकार घर पहुंचते हैं। लड़का पढ़ाई लिखाई में तेज और इंजीनियर था और दिखने में भी सभ्य और शांत स्वभाव का प्रतीत हो रहा था। रमेश उसे पहले से जानता था, इसलिए उसे देखकर थोड़ी राहत मिलती है। सुधा जी ने पूरी स्थिति को ध्यान से देखा और समझा कि लड़के वाले अच्छे परिवार से हैं। थोड़ी देर बाद वह किचन की ओर बढ़ी और प्रिया से पूछती हैं, बहू, तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ जी, वैसे तो लड़का दिखने और पढ़ाई लिखाई में ठीक है, लेकिन उनका स्वभाव मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। आप बेहतर ढंग से बातचीत कर लीजिएगा। मेरा मतलब है कि दहेज या अन्य किसी तरह की डिमांड के बारे में क्या बात हो रही है, ये भी देख लें। बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। लड़के वाले कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहो अपनी लड़की को दे देना। ठीक है माँ जी, चलिए वहीं देखते हैं कि क्या बात हो रही है। प्रिया शांत भाव से सुधा जी के साथ उस कमरे की ओर बढ़ी ताकि वह खुद देख सके कि लड़के वालों के बीच बातचीत कैसी चल रही है। जी, आपकी लड़की हमें बहुत पसंद आई है। आप बताइए आगे की क्या योजना है? हमें भी आपका लड़का पसंद है। अब बस शादी का मुहूर्त निकालकर हम आपको सूचित कर देंगे। तभी प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, अंकल जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बेटा, पूछिए। अंकल जी, अगर आपकी कोई डिमांड है तो कृपया हमें अभी बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि हमारी ओर से यह शादी 1 रुपए में होगी तो? चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? बहू, ये क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। यह क्या मजाक है भला? आज के जमाने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, कि सच में आपको क्या चाहिए।
तभी रमेश खड़े होकर प्रिया को हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है ताकि माहौल शांत हो जाए और आगे की बात सही ढंग से हो सके। ये क्या बकवास कर रही हो? आपको नहीं पता रमेश, आजकल लोग पहले कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे डिमांड शुरू कर देते हैं। मेरी बात मानो तो यह रिश्ता अभी मत कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। तभी सुधा जी कमरे में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, रमेश, इसे चुप कराओ। इतनी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है और ये इसे बर्बाद कर देगी। रमेश, जो प्रिया के उत्साह और पक्के इरादे को समझ चुका था, प्रिया को डांटते हुए चुप रहने को कहता है। कई विचारों और चर्चाओं के बाद आखिरकार रिश्ता पक्का हो जाता है। समय बीतता है और 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक सुबह जैसे ही रमेश अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसका मोबाइल बज उठा। फोन उठाते ही उसने सुना कि कॉल लड़के के पिता की तरफ से आ रही है। रमेश थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फोन में हल्की गंभीरता के साथ बोला, नमस्कार अंकल जी, बताइए किस सिलसिले में कॉल किया? बेटा, हम यह जानना चाह रहे थे कि आप लोगों ने शादी के लिए क्या बजट तय किया है। जी अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, हम शादी को ठीक ठाक और सम्मान पूर्वक ही संपन्न करेंगे। नहीं बेटा, मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि अगर दहेज में आप अपनी बहन के लिए एक गाड़ी दे दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अंकल जी, आपने तो पहले कहा था कि आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वह तो सब लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो आप भी सोच ही रहे होंगे। एक काम करो, अगर आप छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम बारातियों की संख्या थोड़ी कम कर देंगे और उससे जो पैसे बचेंगे वही बड़ी गाड़ी देने में लग जाएगा। फोन पर सारी बातें खत्म करने के बाद रमेश पूरी स्थिति को समझ चुका था। उसने तुरंत अपनी माँ सुधा जी के पास जाकर सब कुछ विस्तार से बताया। लड़के वालों की डिमांड, उनकी सलाह और बजट के बारे में। सुधा जी गंभीरता से सुन रही थी और हर शब्द पर ध्यान दे रही थी। शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज्यादा उसमें है। ठीक है, ये उनकी पहली डिमांड है, इसे हम पूरा कर देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, मामला और पेचीदा होता गया। हर नए दिन के साथ लड़के वालों की डिमांड बढ़ती जा रही थी और रमेश तथा सुधा जी लगातार सोच में पड़ जाते थे कि अब अगली मांग क्या होगी। हर छोटी बात पर उन्हें सतर्क रहना पड़ता ताकि शादी समय पर और सही तरीके से पूरी हो सके। एक दिन रमेश घर पर अकेले बैठा अपने विचारों में डूबा हुआ था। इसी बीच सुधा जी पास आईं और गंभीर स्वर में पूछी, बेटा, क्या बात है? लड़के वालों ने फिर कोई नई डिमांड रख दी क्या? नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी के लिए जो बजट तय किया था उसमें अब उससे 3 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया है, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी बात मानिए, अभी शादी के लिए मना कर दीजिए। रश्मि के लिए और भी बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। इन लोगों के मुंह हमेशा फटते रहते हैं। ये रिश्ता आपके परिवार के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से सुधा जी और रमेश बदनामी के डर और सामाजिक दबाव के चलते लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। हर नई डिमांड के साथ तनाव बढ़ता गया और परिवार पर आर्थिक और मानसिक दबाव और अधिक हो गया। शादी का दिन आ गया था और पूरे घर में खुशी और उत्साह का माहौल छा गया था। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हिस्से का काम निपटा रहे थे और मेहमानों की भीड़ बढ़ रही थी। रमेश के मन में हल्की घबराहट थी। उसने बार बार सोचा कि कहीं विदाई या फिर फेरे शुरू होने से पहले कोई और नई डिमांड ना आ जाए। जैसे ही लड़का और लड़की फेरे लेने के लिए बैठने ही जा रहे थे, लड़के के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश, वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी अंकल जी, आज डिलीवरी में थोड़ी देरी हो गई है। आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। यह शादी रोक दो। इस शादी में सबसे बड़ी और अहम चीज ही गायब है। अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया ये पेपर रख लीजिए। कल सुबह गाड़ी सीधे आपके घर भेज दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
इस बीच सुधा जी और रश्मि दोनों रो रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। रमेश खुद भी भीतर ही भीतर परेशान था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि शादी का हर पल बेहद नाजुक स्थिति में था। तभी प्रिया निडर होकर सामने आई और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल जी, गाड़ी आ गई है, कृपया देख लीजिए। लेकिन अचानक बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही लड़के के पिता ने उसे देखा, उनके चेहरे पर डर साफ झलक गया। कोई बात नहीं, यह घर की ही बात है, गाड़ी कल भेज देना। नहीं अंकल जी, अब ये शादी नहीं होगी। रमेश, जो अब प्रिया की समझदारी और सतर्कता को पूरी तरह समझ चुका था, रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिया, तुम सही कह रही थी। ये लालची लोग कल मेरी बहन को ही नुकसान पहुंचा देते। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने दहेज के गंभीर इल्जाम में लड़के के पिता और बेटे को अरेस्ट कर लिया। पूरे परिवार के चेहरे पर राहत और संतोष की भावना थी। इस तरह अपनी समझदारी, सतर्कता और हिम्मत से एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया और अपने परिवार को एक बड़े संकट से बाहर निकाला। दोस्तों, अगर भाभी ने अपनी नंद को बचाकर दिखाई हिम्मत और समझदारी की इस कहानी से आपको भी कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी कहानियाँ लाने की ताकत देता है।